क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और पिछली क्लास में हमने लोकोमोशन मूवमेंट को देखा, हमने समझा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा हमने। आज हम बात करेंगे बेटा मसल्स के ऊपर कि कार्डियक मसल्स किस तरह की होती है, स्केलेटल मसल किस तरह की होती है, स्मूथ मसल्स किस तरह की होती है, और मसल्स की हम एनाटॉमी को समझने की कोशिश करेंगे। और अल्दो हम जो है वो मसल्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमने मसल्स के बारे में बात किया हुआ है बेटा, लेकिन वो छोटा हिस्सा था। यहां पर थोड़ा सा हम जो है कॉन्सेप्ट को ब्रॉड करके समझने की कोशिश करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले बेटा हम लेक्चर देखते हैं, और लेक्चर के बाद में आज आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। उसके आंसर मैं आज नहीं करूंगा, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे, आप आंसर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उस पर बात करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, पहले क्लास को देखते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो क्वेश्चंस पर बात करते हैं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। पिछली क्लास में हमने देखा था कि लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है ना। दोनों को हम जो है सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि एवरी लोकोमोशन इज ए मूवमेंट। हर एक लोकोमोशन एक मूवमेंट होता है, ठीक है, और हर मूवमेंट एक लोकोमोशन नहीं होता है। तो चलिए आप मुझे बताइए कि लोकोमोशन और मूवमेंट में फर्क किस बात का है, यानी किस बात का अंतर है लोकोमोशन में और मूवमेंट में, ठीक है ना। वो डिफरेंस दिमाग में आपके रहना चाहिए, तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। फिर आप मुझे एक एग्जांपल और बताइए, क्या हमारी बॉडी में कोई अमीबॉइड मूवमेंट का एग्जांपल आपको याद है? हमारी बॉडी में क्या कोई ऐसी सेल्स हैं जो अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं? क्या हमारी बॉडी में सिलियरी मूवमेंट आपको देखने मिलता है? यदि देखने मिलता है तो एग्जांपल बताइएगा आप मुझे, ठीक है। देखो बेटा, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपसे सब डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं लेक्चर नंबर 2 के पहले चाहता हूं कि एक बार आप रिकॉल करें। आपको बताना यह है कि लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या है। नंबर 1 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हमारी बॉडी में वो कौन सी सेल्स है जो अमीबॉइड मूवमेंट को शो करती है। तीसरा क्वेश्चन ये है, हमारी बॉडी में आपको सिलियरी मूवमेंट देखने मिलते हैं या देखने नहीं मिलते हैं? यदि मिलते हैं तो उसका एग्जांपल दीजिए। क्लियर? ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने कई सारे बड़े कोर कॉन्सेप्ट पर बात की थी हमने, कि जो एनिमल्स हैं वो लोकोमोशन क्यों शो करते हैं, ठीक है। और हमने ये देखा था कि एनिमल किंगडम में लोकोमोशन का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है, इस बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है। क्लियर? आज हम बात करेंगे बेटा मस्कुलर मूवमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो लेकिन हमें मस्कुलर मूवमेंट को समझने के पहले हमको जो है वो मसल्स के बारे में जानना होगा, कि हमको जानना होगा कि हमारी मांसपेशियों के टाइप क्या होते हैं, उनके अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स जो सिलेबस के अंदर भी है, जिसको हमें अच्छे से जानना है, वो है स्केलेटल मसल्स हैं, के वॉलेंट्री मसल्स के बारे में हम बात करेंगे हम के। तो याद रखिएगा एक बात अच्छे से, कि हमें लेक्चर के दौरान हर एक चीज, हर एक जो है वो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हमें बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। कारण ये बेटा कि यहां पर थोड़ा सा हिस्सा जो है वो टेक्निकल होता है, और ये टेक्निकलिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कई सारे लोग जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन को नहीं समझ पाते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि मसल का स्ट्रक्चर पढ़ने में उनकी रुचि नहीं होती है। तो आपको मसल का स्ट्रक्चर अच्छे से जान लेंगे आप, तो आप उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म भी समझ पाएंगे, ठीक है। देखो, हमारी बॉडी में 600 से ऊपर स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट के, हमारी बॉडी में कई सारी मसल्स पाई जाती हैं के, और आप समझ लीजिए कि बॉडी वेट का एक बड़ा परसेंटेज जो है वो मसल्स के रूप में होता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मसल्स के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम बात करते हैं, ठीक है। क्लियर? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि हम मसल्स की बात करें तो आप मानकर चलिएगा आपकी बॉडी वेट का जो है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली के 40% तक वजन जो है वो मसल्स का होता है, यानी 40% वेट जो है वो मसल्स का होता है। अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, कई लोगों को लगता है कि जो लोग फैटी होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, कई बार जब वो जिम जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि जब कोई ओबेस व्यक्ति है, यदि वो जिम ज्वाइन करता है और उसने जिम ज्वाइन किया और जिम ज्वाइन करते समय उसका वजन जो था वो था मान लीजिए 86 केजी माना हमने,
हमने बोला एक एवरेज कदकाठी का आदमी यदि 86 केजी का भी होगा तो वो आपको ओबेस दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब जब आपने जिम ज्वाइन किया, आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई थी कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा तो मेरा जो 86 केजी या 88 केजी वजन है वो घट के 80 केजी या 78 केजी हो जाएगा वजन घटकर। आपने जो है बड़ी मेहनत से आपने जिम किया, आपने प्रॉपर डाइट लिया आपने, और आपने 6 महीने के बाद अपना वजन चेक किया, आपका वजन आया 86 केजी आया। फिर से अब आपने कहा अरे वजन तो फिर उतना का उतना ही है। आप बड़े डिसअपॉइंट हुए, आपने कहा कि अरे यार ये जो बात जरूर है कि थोड़ा सा पेट अंदर हो गया है, थोड़ा सा जो फैट दिखता था वो फैट बॉडी में कम हो गया, जो डबल चिन थी वो थोड़ी कम हो गई है। तो आपको ये लगा कि हाँ यार बॉडी में कुछ परिवर्तन तो हुआ है लेकिन वजन तो घटे ही नहीं। हर आदमी जो मिलता है वो पूछता है कि वेट कितना है तुम्हारा। आपने कहा कमर का साइज थोड़ा कम हो गया है लेकिन वजन तो नहीं है। तो एक्चुअली हुआ ये कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे तो आप बेसिकली फैट को बर्न कर रहे थे। आपका जो फैट होता है उसका जो डेंसिटी है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू मसल के। यानी आप देखेंगे कि जो जितना टोटल बॉडी में फैट था, यदि मान लीजिए मैंने कहा बॉडी में 20% के आसपास फैट था, तो वो जो फैट का जो वजन था ना वो वजन की तुलना में उसका डेंसिटी काफी कम होता है, इसलिए फैट आदमी को फुला फुला देता है। एक दुबला पतला आदमी जो मस्कुलर दिखाई पड़ रहा है, यदि आप उसका वजन लेंगे हो सकता है उसका वजन 80 केजी से ऊपर आए, और एक जो मोटा आदमी दिखाई पड़ रहा है और उसका वजन लेंगे उसका वजन भी 80 केजी के आसपास आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मसल्स होते हैं दे आर हैवी, वो एज कंपेयर टू फैट हैवी होते हैं वो, ठीक है। और हमारी बॉडी का 40% टोटल वेट का जो है वो मसल्स को क्रिएट करते हैं, क्लियर, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं इसीलिए कि जो बीएमआई कैलकुलेशन है बेस्ट जो है वो हम बात करते हैं कि जो बीएमआई कैलकुलेशन है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन जो है बहुत अच्छा नहीं एक पैरामीटर होता है ये जानने के लिए कि व्यक्ति हेल्दी है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है आदमी का वजन जो है वो ज्यादा आता है, जब आदमी ज्यादा मस्कुलर होता है तो डेट में भी मोर इन वेट, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखेंगे जो वेट लिफ्टर होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, वो आपको दिखाई पड़ेंगे फूले हुए दिखाई पड़ेंगे लेकिन दे आर बेसिकली मस्कुलर, मसल जो है वो हैवी होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो मैंने आपको जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। मैंने आपसे कहा कि हमारे बॉडी में 40% जो है वो मसल्स का वेट होता है। अब कोई पूछता है आपसे कि हमारी बॉडी में सबसे अधिक हार्ड वर्किंग मसल कौन सी बॉडी की, ऐसा मसल जो लगातार काम कर रहा है, यदि वो काम ना करे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो है कार्डियक मसल के। तो हार्ट इज दी, हमारा जो हार्ट है उसका जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मस्कुलेचर है, एट्रियल मस्कुलेचर है, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर है, दैट इज द हार्डेस्ट वर्किंग मसल इन द बॉडी के। और ये 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, पूरे दिन भर में 200 गैलन ब्लड को पंप करता है। यदि आप बात करें तो एक पूरा बड़ा टैंकर जो है वो पूरा का पूरा, यदि आप देखें हर मिनट 5 लीटर के कैलकुलेट करेंगे ना आप 24 आवर में, आप पाएंगे कि ये बड़े टैंकर के बराबर उसने काम कर दिया है। एक बड़ा जो पानी का टैंकर होता है ना उतना वो ब्लड आपका पंप कर चुका है। तो हार्डेस्ट वर्किंग मसल इन बॉडी इज दी कार्डियक मसल, ठीक है, सबसे अधिक मेहनत करता है। फिर लार्जेस्ट मसल बॉडी में क्या होता है, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जो मसल है वो है ग्लूटियस मसल है के। जो आप देखेंगे जो बटक मसल है के या हिप वाला पोर्शन का जो मसल है दैट इज दी लार्जेस्ट मसल इन दी बॉडी, इसे बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस के। तो ग्लूटियस मैक्सिमस इज दी लार्जेस्ट मसल इन दी बॉडी। इसीलिए जो लोग जिम फ्रीक होते हैं, जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग जो है वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं और जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो जिम इंस्ट्रक्टर कई बार बोलता है कि लेग्स कीजिए, आपके लेग्स का एक्सरसाइज कीजिए, आपके वॉक कीजिए, आप दौड़िए, आप जॉगिंग कीजिए, आप उससे वजन कम होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी का सबसे बड़ा मसल इस्तेमाल करेंगे और जो सबसे बड़ा मसल आपका इस्तेमाल होगा वो सबसे बड़ा मसल सबसे अधिक एनर्जी कंज्यूम करेगा के, और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए फैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा आसपास के। इसीलिए जो है वो जो है लेग्स के एक्सरसाइज बड़े इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होते हैं। तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो सबसे बड़ा मसल है। सबसे छोटा मसल का है, सबसे छोटा मसल ठीक वही है जहां पे सबसे छोटी बोन प्रेजेंट है। हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन कहां होती है? वो ईयर में होती है, मिडिल ईयर में होती है। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी के, और उससे जुड़ा हुआ जो मसल होता है बेटा स्टेपिडियस मसल जो होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी। तो स्टेपिस से जुड़ा हुआ जो मसल है स्टेपिडियस, इट इज द स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी। क्लियर? ठीक है, चलिए फिर बॉडी का सबसे मजबूत मसल कौन सा है?
वो होता है, आप देखिए, बॉडी का सबसे मजबूत मसल ट्राइसेप और बाइसेप नहीं है कि आप जो है वो बकायदा ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई ये बाइसेप है, ये ट्राइसेप है, तो ये सबसे स्ट्रांग मसल नहीं है। सबसे स्ट्रांग मसल क्या है? वो है मैसेटर मसल के। तो हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रांगेस्ट मसल इन दी ह्यूमन बॉडी इज दी मैसेटर मसल, जो कि जॉ मसल है। ये सबसे मजबूत मसल में से एक होता है बॉडी का। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो ये तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, तो हमने एक बार इन फैक्ट को हम जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। द ग्लूटियस मैक्सिमस इज द बॉडीज लार्जेस्ट मसल। इट इज द बटक, इट इज इन द बटक एंड हेल्प्स ह्यूमन मेंटेन एन अपराइट पोस्चर। याद रखिए, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो है आपके सीधे खड़े रहने में बड़ी हेल्प करती है। हिप मसल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर पोस्चर। ठीक है, फिर द ईयर कंटेन द स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी अलोंगसाइड द स्मॉलेस्ट बोन। के हमारे कान के अंदर शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है, जो सबसे छोटी बोन के पास में होती है। स्मॉलेस्ट बोन क्या है? स्टेपीज है बेटा। के क्लियर? स्टेपीडियस इज द मसल। दिस मसल होल्ड द इनर ईयर टुगेदर एंड आर कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम। के फिर a muscle called the masseter in the jaw is the strongest muscle by weight। वजन भार के अनुसार सबसे मजबूत मसल जो है वो मैसेटर मसल है। इट अलाउ द टीथ टू क्लोज विथ ए फोर्स अप टू 55 पाउंड ऑन द इंसिजर एंड 200 पाउंड ऑन द मोलर। के इसीलिए जब किसी, आप देखो, आपके दांत है ना वो मजबूती से क्लोज होते हैं और उसमें जो फोर्स है ना वो मैसेटर मसल से आता है। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि किसी चीज को यदि तोड़ना है, क्रश करना है ना, तो कभी भी इंसीजर यूज नहीं करना चाहिए। इंसीजर जो होते हैं वो 55 पाउंड के आसपास का प्रेशर लगा पाते हैं, इसलिए जो है वो अधिक इफेक्टिव नहीं है। इसलिए आपको कोई चीज को क्रश करना होता है तो बेसिकली आप मोलर का इस्तेमाल करते हैं, मोलर टीथ का आप यूज करते हैं, क्योंकि वो मैसेटर मसल की हेल्प से 200 पाउंड का जो है प्रेशर जो है वो अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, देखो बेटा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो ना उसके बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट समझना चाहिए कि इसमें क्या होता है। कि जब तक आपकी रुचि डेवलप नहीं होगी उसमें, जब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो चैप्टर आपको बोझ लगेगा। आपको लगेगा रटूंगा रटूंगा रटूंगा। अरे कुछ नहीं रटना। अभी तक हम फिजियोलॉजी का बड़ा हिस्सा कवर कर चुके हैं। आप मेरे को बताओ कोई ऐसा चैप्टर जिसमें आपको लगा हो कि रटना पड़ेगा केवल। अरे कार्डियक साइकिल से लेकर हर चीज बड़ी बड़ी क्रिएटिव, इनोवेटिव, बड़ी आसान है, कुछ कठिन नहीं है। कि पूरा का पूरा नीट का एग्जाम कठिन नहीं है। कि मेरे पास वक्त नहीं है तो मैं दिखाता आपको कि फिजिक्स भी कठिन नहीं है। कि एक्चुअली में एक प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर भय भर लेते हैं और हम अब इंटरेस्ट लेना बंद करते हैं। और एक तो डर है, डर के अलावा रुचि नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करता है और बोर मारता सब्जेक्ट। ठीक है, तो मन नहीं, तो वो एक साइकिल चलने लगता है। इसलिए बाहर निकलो उससे। जस्ट मैं कहता हूं आपसे कि आपको केवल और केवल सब्जेक्ट का मजा लेना है। के आपको जानने के लिए पढ़ना है। आपको एग्जाम तो अपने आप निकलेगा यार, के है ना, काबिल बनने के लिए पढ़ना है ना। वो देखिए जब 3 इडियट का डायलॉग था कि काबिल बनने के लिए पढ़ना है, तो आपकी सफलता तो आपके पीछे पीछे अपने आप आएगी। चलिए, अब टाइप ऑफ मसल्स की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में। के तो हमको मालूम है और अच्छे से मालूम है, क्योंकि हमने जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स भी पढ़ा हुआ है। हमको अच्छे से मालूम है कि बॉडी में स्केलेटल मसल होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं और कार्डियक मसल होते हैं। कार्डियक मसल की बड़े मजेदार बात ये, कार्डियक मसल की मजेदार बात ये कि देखने में स्केलेटल मसल के जैसे हैं और काम करने में स्मूथ मसल के जैसे हैं। देखने में स्केलेटल मसल के जैसे हैं और काम करने में स्मूथ मसल के जैसे हैं। कारण यह है कि स्केलेटल मसल जो है उनमें आपको रेखीय पट्टियां देखने मिलती हैं, आपको बैंड्स देखने मिलते हैं। वो बैंड्स आपको कार्डियक मसल में देखने मिलेंगे। लेकिन जो स्केलेटल मसल है वो वॉलंटरी कंट्रोल होती है, आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। और स्मूथ मसल में आपको वो बैंड पट्टियां देखने नहीं मिलेंगी, लेकिन वो इनवॉलंटरी मसल होती है, अनैच्छिक मसल होती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप काम करती है वो। और कार्डियक मसल भी आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप काम करती है। दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर आ गए। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, अब एनसीईआरटी के ज्ञान को प्राप्त करते हैं हम कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। और मैं कहता हूं आपसे कि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसके में भर भर के ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन जो है उसको एक पेज से आखिरी पेज तक रटने से काम नहीं बनेगा। मैं हमेशा एक बात बताऊं कि एनसीईआरटी इज द बुक जिसको समझना है और समझ लिया काम बन जाएगा आपका। के चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि नंबर 1 पहला बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि और जो है वो एम्ब्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, भ्रूण विज्ञान की दृष्टि से, एम्ब्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मसल्स का ओरिजिन किससे होता है, किस जर्माइनल लेयर से होता है। तो एम्ब्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, भ्रूण विज्ञान की दृष्टि से मसल्स का ओरिजिन किससे होता है, मीजोडर्म से होता है। जैसे कि नर्वस टिश्यू का एक्टोडर्म से होता है, वैसे यहां पे क्या है, मीजोडर्म होता है। तो मैंने क्या कहा आपसे, मसल्स
स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, विशिष्ट टिश्यू होते हैं, और जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। एंड व्हाई वी कॉल देम स्पेशलाइज्ड टिश्यू? क्यों? अब हर बात का मतलब मालूम होना चाहिए कि क्यों इनको हमने स्पेशलाइज्ड टिश्यू कहा। आप सोच के बताओ। अरे बाबा, इनके पास में बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी है, जैसे कि ये एक्साइटेबिलिटी है, इनके पास में स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, ये नर्व इंपल्स को लेकर एक्साइट रहते हैं और कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इनके पास कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की क्षमता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनके बाद एक्सटेंसिबिलिटी, ये रिलैक्स हो सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं इनके, और इनमें इलास्टिसिटी होती है, यानी ये अपने शेप को बदल के जैसे थे वापस वैसे बन सकते हैं। और ये मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट हुए, छोटे हो गए, रिलैक्स हुए, वापस उतने हो गए। इनमें इलास्टिसिटी होती है, इनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, इनमें एक्सटेंसिबिलिटी होती है, इनमें एक्साइटेबिलिटी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेबिलिटी? एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को लेकर ये प्रोसेस करते हैं और एक्साइट होकर जो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो दे आर बेसिकली रिस्पॉन्डिंग टू समथिंग के। तो एक्साइटेबिलिटी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हो गया, वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे, एक्सटेंटिबिलिटी हो गया के। तो हमने कहा ये दोनों प्रॉपर्टी मतलब इलास्टिसिटी को बना रही है। क्लियर? इसका मतलब ये चूंकि ये प्रॉपर्टीज इनके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, इसलिए ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन एडल्ट के, एक ह्यूमन एडल्ट के बॉडी वेट का 40 से 50% मसल से बना होता है। 50% किस में होगा? अरे जो बॉडी बिल्डर होगा, आप देखो ना बॉडी बिल्डर ऐसा ऐसा पुरट के। और आपको बता दूं मैं कि मेरे पास जो है वो कई सारे कई लोगों को ऐसा लगता है कि शायद से जो बहुत तगड़ा बॉडी बिल्डर जो होता है दे आर वेरी हेल्दी। तो व्हाट आई फाउंड देम कि मैं तो मेडिकल प्रैक्टिस में मैं देखता हूं कि कई बार है ना कि आपका जो बॉडी है, मैं क्लियर कर दूं कि एज ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं आपसे कि आपका फिट रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अपना वजन कंट्रोल में रखिए, आप एक्टिव रहिए, लेकिन आप यदि ऑब्सेस हो गए किसी चीज के लिए, आपने सोचा कि हम ऑब्सेस हो जाते हैं, हम बिल्कुल ऋतिक रोशन बन जाते हैं, हम बिल्कुल जो है वो टाइगर श्रॉफ बन जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये है उसमें कि आप बन तो सकते हैं, आप कोई डाउट नहीं कि आप वैसा डाइट फॉलो करेंगे, वैसा 6-6 घंटा जो एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज करेंगे, आप वैसा आप रूटीन इंटेक रखेंगे अपना के, और आपकी ट्रेनिंग जो है बाकायदा एक जो है वो एक्सपर्ट ट्रेनर और एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में होगी, फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में होगी, तो यू कैन बिकम लाइक टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन के वैसे आप बन सकते हैं। लेकिन व्हाट आई यू फाउंड कि अभी हाल ही में एक वीडियो आया जिसमें ऋतिक रोशन ने बताया कि मैं अपनी जो मूवी है वॉर मूवी, उसके लिए मैंने अपने आप को कैसे तैयार किया। ठीक है, उसने अपनी बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, उसने बताया उस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि नॉर्मल डेज में ऋतिक रोशन भी जो है वो वैसी बॉडी मेंटेन नहीं कर पाता है, नहीं करता है, तब तो वो उसको वो ट्रांसफॉर्मेशन करने लगा। हमारे दिमाग में ये बात बैठी कि हम पूरे समय जो है वो जैसे टाइगर श्रॉफ दिखता है वैसे रह सके। एक्चुअली में मैंने आपसे कहा ना कि वो उनके बिजनेस की डिमांड है, इसलिए वो अपनी बॉडी को वैसा मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। एक आम आदमी केवल अपना वजन कंट्रोल में रखे, नॉर्मल अपनी एक्सरसाइज करे वो उठ के, तो वो उसके लिए हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट हो। कि आप बहुत सारा मेंटल वर्क भी करते हैं, बहुत सारा दूसरा काम भी करते हैं आपके, तो आपका जो वर्क है उस वर्क में आपका एक्टिव रहना जरूरी है। तो इसलिए एक बड़ा कॉन्सेप्ट यहां पर है, मैं 2-4 बातें आपसे कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि साथ साथ में हम थोड़े अंदर से भी इनलाइटन होना चाहिए। एक होता है बॉडी शेमिंग का कॉन्सेप्ट। कभी कभी हम किसी को देखते हुए बोलते हैं यार तुम तो बहुत मोटे हो रहे हो, तू तो मोटी हो गई, तेरा वजन बढ़ गया है। आपको पता है इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत गहरा होता है इन चीजों का। कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए कि आपको केवल सामने वाले व्यक्ति को, आपको लगता है ना कि हमारा नियर वन है, डियर वन है, तो उसको बोलना चाहिए कि चलो एक काम करते हैं, हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, टॉक द थिंग्स अदर। क्योंकि आप मैंने देखा है बहुत सारी, मेरे पास में जो है वो जब मैं नाबार्ड में मेडिकल ऑफिसर के रूप में था तो मेरे पास कई सारे जो है वो यंगस्टर्स, टीनेजर्स भी आते थे दिखाने के लिए। कई बार एज ए डॉक्टर वहां पर था मैं, दे ऑल आर फेसिंग वन इशू। कई बार थोड़ा वजन बढ़ गया है, खाना खाना बंद कर दिया है, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, घबरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कैसे क्या हो गया है, मैं और मोटी तो नहीं हो जाऊंगी, मैं और मोटा तो नहीं हो जाऊंगा, क्या होगा मेरा के। और उससे पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही है, खुशी नहीं बची के। तो हर आदमी का अपना एक बॉडी टाइप है यार, ठीक है, इसलिए किसी को लेकर बॉडी किसी को लेकर फिजिकली लेकर किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए। के देखो बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, कह सकता हूं कि आप मेरे कमांडो हैं। कम से कम दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो सेंसिबल होंगे। ऑलवेज जब किसी से कुछ बोलते हो ना तो ऑलवेज थिंक अबाउट दैट कि उसकी जगह पर आप होगे तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, इसलिए प्लीज, एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल, सी ऑलवेज सी दी सोल, ऑलवेज सी दी कि उसके दिमाग के अंदर क्या है, ऑलवेज सी दी कि व्हाट इज इनसाइड द हार्ट ऑफ द पर्सन, के what he want to tell, के what he can give you, के in terms of knowledge, के what you can learn from him, के learn from her, के
रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। चलिए, तो जहां मौका मिलता है वहां बोलता हूं मैं, ठीक है ना? हाँ बोलूंगा, ठीक है जी। तो बोर नहीं होना बेटा। चलो, तो अब हम समझ गए बात को कि भाई हमारी बॉडी में 40 से 50% मसल्स प्रेजेंट हैं। और ये देखो, आप देखिए बिल्कुल आदर्श दिख रहे हैं उनके, हम दिख रहे हैं यहाँ पे इमेज में 6 पैक ऐप दिखाई पड़ रहे हैं, सारे मसल्स डिफाइंड वे में दिखाई पड़ रहे हैं उनके। और जो है वो, तो हमें समझ में बता रही कि ये जो है दिस इज दी मसल्स ऑफ अवर बॉडी के, ठीक। अब यदि मसल्स के नंबर की, स्केलेटल मसल के नंबर की बात करें, आप कहीं आपको 639 मिलेगा, कहीं 640 मिलेगा, कहीं 600 प्लस मिलेगा आपको, ठीक है? तो ये जो है वो समटाइम्स सब डिवीजन इनको लेके कंफ्यूजन है। तो हम मान के चलते हैं, एक छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे कि 639 मसल्स बॉडी के अंदर है। कुछ बुक्स में 640 लिखा है, मेडिकल की बुक्स में भी नंबर 640 650 भी लिखा है कई बात के, तो हम कंफ्यूज नहीं करते उसमें, इसलिए एनसीईआरटी ने नंबर मेंशन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो कंफ्यूजन है के 639 हम मानकर चलते हैं, जो छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? क्लियर? अब मसल्स की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। हम मसल्स को कुछ क्राइटेरिया यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा जो मसल हार्ट के अंदर प्रेजेंट है वो कार्डियक मसल है, जो मसल जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड है वो स्केलेटल मसल है, और जो मसल हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन के साथ में जुड़ी हुई है वो विसरल मसल है। तो उनकी लोकेशन के आधार पर यदि हम बात करते हैं, तो मसल जो होते हैं वो स्केलेटल मसल स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, विसरल मसल हमारे विसरल ऑर्गन से जुड़े हुए हैं, और कार्डियक मसल हार्ट में प्रेजेंटेड के। इसके अलावा आप जो है मसल्स के अपीयरेंस के अकॉर्डिंग बात बोलेंगे, आप बोलेंगे कि स्ट्रेट मसल जिनमें रेखित मांसपेशियां बोलते हैं हम, स्ट्रेट मसल जिनमें रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। दूसरा हमने कहा नॉन स्ट्रेट मसल्स के, तो जिनमें की रेखाएं हमको नहीं दिखाई पड़ रही है हमको, ठीक है ना? क्लियर? फिर नेचर ऑफ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, वॉलेंट्री मसल्स जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, ऐच्छिक मांसपेशियां, और इनवॉलेंट्री मसल जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो एकदम दिमाग में एकदम बेटा क्रिस्टल क्लियर इमेज रखिए के, और जो मैं बता रहा हूं यहां पे लेक्चर के दौरान ही सीखना है। आपने मुझसे कहा ना कि सर मैं लिखूंगा, बाद में पढ़ूंगा, बाद में याद करूंगा, तो मैं जो आपकी बात नहीं मानूंगा, ठीक है? आपको लेक्चर के दौरान ही मेरे साथ रिवाइज करना, यही सीख लेना, ठीक है? तो मैंने क्या कहा, मसल्स को क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है? लोकेशन, मैंने कहा स्केलेटल सिस्टम जुड़ा तो स्केलेटल मसल हो गया, विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट है विसरल मसल हो गया, और हार्ट में प्रेजेंट है कार्डियक मसल हो गया। और फिर बात करते हैं हम किसके अकॉर्डिंग, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट मसल रेखित मांसपेशियां, नॉन स्ट्रेट मसल अरेखित मांसपेशियां, ठीक है? फिर वॉलेंट्री मसल इनवॉलेंट्री मसल, ये सब क्राइटेरिया है इनको डिवाइड करने का, ठीक है? चलिए, तो जब हम पहले बात करते हैं, हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। स्केलेटल मसल जो होती है हमारी बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट से क्लोजली एसोसिएटेड होती है, ठीक है? अब स्केलेटल कंपोनेंट क्या हो गया, हमारी बॉडी, हमारा स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, दे आर कनेक्टेड विद द बोन। आपको पता है स्केलेटल मसल जब बोन से जुड़ती है ना, तो दे ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ द टेंडन, वो टेंडन की हेल्प से वहां पे जुड़ती है। तो जैसे मैंने अपना हाथ को ऐसे मूव किया ना, तो एक्चुअली ये स्केलेटल सिस्टम, तो ये तो केवल सपोर्ट मात्र के, ये जो मूव कर रहा है, तो ये मसल्स जो है वो इसको मूव करा रही है। तो एक्चुअली होता क्या है बेटा कि स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। और याद रखिएगा, इनको देखते हैं आप तो कुछ में पट्टियां दिखाई पड़ती है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस की दिखाई पड़ती हैं माइक्रोस्कोप से देखने पर, इसलिए इनको हम जो है स्ट्रेट मसल्स कहते हैं, रेखित मांसपेशियां कहते हैं। हिंदी में इनके लिए वर्ड यूज करते हैं, रेखित मांसपेशियां इनको हम कहते हैं, ठीक है बेटा? रेखित मांसपेशियां इनको हम कहते हैं। क्लियर? ठीक है? देखिए आप ना, आपको दिखाई, ये देखिए स्केलेटल हम दिखा रहे हैं आपको कि वास्तव में बॉडी का एक हिस्सा बता रहा है कि ऐसे यदि आप मसल्स को हटा देंगे तो कैसा बोनी स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ेगा। दिस पोर्शन इज विथआउट मसल। यहां पर हमने क्या किया, मसल्स को हमने जो है वो हटा दिए, के मसल्स को हमने यहां पे हटा दिए, के तो आप देख रहे हैं कि ऐसा स्केलेटल सिस्टम दिखाई पड़े। इसके ऊपर जब मसल्स की लेयर प्रेजेंट होती है तो हमारा स्केलेटल सिस्टम हमको, पूरा बॉडी हमको ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है? क्लियर? फिर एज द एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, के हमारी जो स्केलेटल मसल होती है वो नर्वस सिस्टम के जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल होती है, मतलब दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, यानी हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं के। तो हम कहते हैं कि हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं दे आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसलिए इनको हम वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। एंड दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी मूवमेंट एक्शन एंड चेंजेस ऑफ द बॉडी पोस्चर के। तो ये जो है वो बॉडी पोस्चर चेंज करने में, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स के अंदर, और जो है वो लोकोमोशन में ये इन्वॉल्व होती हैं,
क्लियर, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि देखिए यदि आप दौड़ रहे हैं तो आपको देखो आपका बॉडी पोस्चर के अकॉर्डिंग, मैंने कहा दौड़ने के दौरान हमारे मसल्स का पोस्चर किस तरह से दिखाई पड़ता है। तो हमने क्या कहा, ये जो मसल्स होती हैं ये लोकोमोशन में रोल प्ले करती है, बॉडी पोस्चर को चेंज करने में रोल प्ले करती है। याद है नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट्स और लोकोमोटरी मूवमेंट दोनों हमने देखे थे लेक्चर नंबर 1 में के, वहां पर ये मसल जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। स्केलेटल मसल जो होती है वो बोन के साथ में जुड़ी होती है, और बोन के साथ में जो अटैचमेंट होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से होता है, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, और उसे हम टेंडन कहते हैं। वेरी वेरी IMP के उसके लिए हम क्या बोलते हैं, टेंडन। तो टेंडन क्या करते हैं बेटा, टेंडन जो है वो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। मसल टू बोन कनेक्शन क्या होता है, वो होता है टेंडन, ठीक है ना। टेंडन जो होते हैं वो मसल को बोन से जोड़ते हैं। तो बोन और मसल के बीच में जो कनेक्शन है टेंडन, और ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्लियर, ठीक है। 85% ऑफ बॉडी हीट। अब इंटरेस्टिंग मत के, आपको लगता है कि जो स्केलेटल मसल है वो केवल और केवल लोकोमोशन में रोल प्ले करती है, आपको लगता है स्केलेटल मसल केवल और केवल मूवमेंट में हेल्प करती है, या मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों में हेल्प करती है। पर इंटरेस्टिंग बात ये कि आपकी बॉडी की हीट को प्रिजर्व करने में सबसे बड़ा रोल इनका होता है। दे जनरेट हीट ऑल्सो, के जो स्केलेटल मसल होती है वो 85% तक जो है हीट को जनरेट करती है, और इसीलिए आप देखेंगे ठंड के दिनों में हमें कपकपी आने लगती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है। और इसीलिए जो एनिमल अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं वो उनके अंदर स्केलेटल मसल बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो 85% ऑफ बॉडी हीट फ्रॉम दी मसल्स के, एंड बॉडी हीट का 85% बॉडी मसल्स से जनरेट किया जाता है। देयर आर नियरली 600 प्लस स्केलेटल मसल, 600 प्लस के 600 प्लस होना चाहिए यहाँ पे, 600 प्लस स्केलेटल मसल्स दैट make up the nearly half of the total body weight in the humans। के muscles can only pull, they cannot push। इंटरेस्टिंग बात है। अब ये आपको जो सोचे क्या लगेगा कि कैसे कैसे बोल रहे हो सर, ये तो गलत बोल रहे हो, हम तो दरवाजा खींच भी सकते हैं और धक्का भी सकते हैं। आप बोलोगे कि आपने कहा केवल हम खींच सकते हैं, धक्का नहीं सकते हैं, ये तो गलत बोल रहे हो आप। नहीं, यदि आप एक इंडिविजुअल मसल की बात करें, आपके एक इंडिविजुअल मसल की बात करें, तो एक इंडिविजुअल, मैंने कहा आपसे एक इंडिविजुअल मसल जो है रिलैक्स के, जब वो रिलैक्स है मसल के, तो मैंने कहा ये मसल का ये लेंथ ये है, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसका लेंथ ये हो गया, ठीक है। इमेजिन किया मिनट के, यानी रिलैक्स हुआ मसल तो ऐसा है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया एक इंडिविजुअल मसल तो वो ऐसा हो गया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब मान लो मैंने यहां पर मैंने मान लो एक ऑब्जेक्ट को यहां पर मैंने बांध दिया, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया है कि बांधा मैंने सब्जेक्ट को, तो इसकी पोजीशन को जो है मैंने कहा इसकी पोजीशन जो है वो यहां पे थी, कि बांध दिया इसको मैंने। जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे चला गया, जहां प्रेजेंट था वहां से यहां आ गया। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये जो मसल है, आप समझ रहे हैं बात को, कि मसल जो है वो हमारा जो है वो ऐसा इस लंबाई में मसल प्रेजेंटेड के। अब क्या हुआ, आपने इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये जो ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ था वो पास में आ गया, पुश किया कि पुल किया आपने इसको क्या किया, इसको आपने पुल किया, खींचा आपने अपनी ओर के। अब यदि मसल को एक इंडिविजुअल मसल को कोई ऑब्जेक्ट को पुश करना हो तो क्या मसल पुश कर सकती है? नहीं कर सकती पुश। कारण क्या है उसके, कि एक अकेली, मेरी बात समझने की कोशिश करो, एक अकेली मसल जो होती है, मांसपेशी होती है, उसकी अपनी एक लंबाई होगी, उस लंबाई को और अधिक वो बढ़ा नहीं पाती, क्योंकि मसल्स में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, मसल्स में एक्सटेंशन, कि वो एक्सटेंड होकर अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई का हो जाए, वो नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि उसका अपना एक साइज शेप फिक्स है उसका। तो मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन रीगेन द नॉर्मल पोजीशन, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपनी नॉर्मल स्थिति में जाते हैं, लेकिन अपनी नॉर्मल साइज से अधिक साइज के नहीं हो सकते वो, दे कैन नॉट पुल। सिंगल मसल किसी को जो है वो पुश, सो दे कैन नॉट पुश, वो किसी को पुश नहीं कर सकती है। यानी हम चाहें कि इस ऑब्जेक्ट को हम जो है वो यहां भेज दें, हम के दैट इज नॉट पॉसिबल बाय ए सिंगल मसल, के खींचना इसको इस तरफ, दैट इज पॉसिबल, ये संभव है, पर ये संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए एसर्शन रीजन का एक फैक्ट है, एन इंडिविजुअल मसल, एक अकेली मांसपेशी कैन पुल और ओनली पुल, वो केवल खींच सकती है, वो पुश नहीं कर सकती है। अब आप बोलोगे सर मैं तो गाड़ी को धक्का देता हूं, दरवाजे को धक्का देता हूं, आप बोलो तो मैं किसी को भी धक्का के दिखा दूं। तो बेटा आप जब धक्काते हो ना तो आप क्या करते हो, आपने जैसे इसको मैंने धक्काया, ठीक है, तो क्या किया आपने आपका बाइसेप्स रिलैक्स किया, लेकिन आपने क्या किया, ट्राइसेप को खींच लिया, ठीक है,
देख रहे हैं आपके, यानी आपका जो मसल, जैसे मैं जब मैं ऐसे मूव करता हूं तो बाइसेप को मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं यहाँ पे के, जब मैं ऐसे रिलीज करता हूं तो ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं के। तो हमारी बॉडी में एंटागोनिस्टिक मसल है ऊपर के, एक अपोजिट काम करने के, ठीक है, एक खींच रहा है तो एक रिलैक्स हो रहा है, एक रिलैक्स हो रहा है दूसरा खींच रहा है उसको के, इसलिए हम ऐसे मूवमेंट कर पाते थे। तो हमको जो धक्काना लगता है ना, वो हमारी कई मसल जो उसके दौरान जो है वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो वाला मूवमेंट है के। जब आप ऐसे आप धक्का रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने पहले बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर किया, आपने ट्राइसेप को रिलैक्स किया, आपने धकाया, आपने देन आपने बाइसेप को रिलैक्स किया और ट्राइसेप को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसे धकाया आपने, ठीक है ना, क्लियर आ रही मसल के। तो इसलिए एक इंडिविजुअल मसल मत समझिए उसको आपके, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मसल है जो पुश कर सकता है, अदरवाइज एक सिंगल मसल पुश नहीं कर सकती, वो केवल पुल कर सकती है ना मजेदार फैक्ट के। आप इमेजिन कीजिए कितना मजेदार फैक्ट है, ठीक है। फिर मसल्स को जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी से मिलती है, वो एटीपी कंज्यूम करती है के। और याद रखिए मसल्स को जब ओवर वर्क करना होता है, अधिक काम करना होता है, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, और लैक्टिक एसिड जो मसल्स के अंदर इकट्ठा होता है ना, वो मांसपेशियों को थका देता है, उनमें फटीग का कारण बनता है, उनमें थकान का कारण बनता है। क्लियर, चलिए तो देखिए आपकी यदि हम जो है वो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से देखें इसको, तो हमें दिखाई पड़ेगा कि ऐसे हमको जो है वो लीनियर हमको अरेंजमेंट जो मसल में, स्केलेटल मसल में हमको दिखाई पड़ेंगे। क्लियर, अब आते हैं विसरल मसल्स पे। विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ द होलो विसरल ऑर्गन। मैंने आपसे कहा जो विसरल ऑर्गन के अंदर, जो स्क्लेरल सिस्टम के अलावा हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, जो आंतरिक अंग है, उनके आसपास जो मसल्स प्रेजेंट है, हमारे इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये होती है विसरल मसल होती है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया। तो यहां पर बॉडी के जो विसरल ऑर्गन है वहां पर जो मसल्स प्रेजेंट है वो क्या है, वो है विसरल मसल्स के। दे डू नॉट हैव एग्जिबिट एनी स्ट्रेशन एंड स्मूथ इन अपरेंस। इनके ऊपर आपको कोई भी जो है वो पट्टी देखने नहीं मिलेगी आपको के। तो ये नॉन स्ट्राइट मसल होती है, आरेखित मांसपेशियां होती है, इनको हम स्मूथ मसल भी कहते हैं। इनको हम विसरल मसल्स को हम स्मूथ मसल क्यों कहते हैं, क्योंकि विसरल मसल जो होते हैं उनके ऊपर आपको कोई भी जो है वो पट्टी देखने नहीं मिलती, एकदम स्मूथ दिखाई पड़ती है, उनमें कोई भी आपको रेखाएं देखने नहीं मिलती, इसलिए इनको हम स्मूथ मसल कहते हैं या नॉन स्ट्रेट मसल कहते हैं, आरेखित मांसपेशियां कहते हैं। याद रखिएगा जो विसरल मसल्स हैं, जो आपकी नॉन स्ट्राइट मसल्स हैं या स्मूथ मसल है, वो आपके नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती के, दे आर अंडर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, उनके ऊपर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है के। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाता के। भाई आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, तो इनके पास में जो, ऐसा नहीं कि इनके पास नर्व सप्लाई नहीं होती, इनके पास नर्व सप्लाई होती है, ठीक है, लेकिन वो ऑटोनॉमिकली काम करती है, वो उसको आप सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ये वॉलेंट्री, आपकी इच्छा से ये कंट्रोल नहीं होती है, इसलिए ये इनवॉलेंट्री मसल होती है। याद रखना बेटा, ये बिल्कुल मत सोचना आप कि इनवॉलेंट्री मसल्स के पास में नर्व सप्लाई नहीं होती। कई बच्चों के दिमाग में बात आती है कि जो आरेखित मांसपेशियां हैं या स्मूथ मसल है उनमें नर्व सप्लाई होती है कि नहीं होती है, उनमें होती है, लेकिन वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होती है। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो वॉलेंट्री कंट्रोल है आपका, आप अपनी इच्छा से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना, क्लियर। दे असिस्ट फॉर एग्जांपल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट थ्रू दी जेनेटल ट्रैक्ट के। अब ये क्या काम करती है, ये जो है वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये पेरिस्टाल्सिस जो होता है कि, जो आप देखते हैं जो फूड को आगे बढ़ाने के लिए जो पेरिस्टाल्सिस होता है, पढ़ा है ना हमने बेटा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के, तो पेरिस्टाल्सिस में रोल प्ले करती है के। और आपने देखा होगा कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जो होता है उसमें रोल प्ले करती है। इसके अलावा ये जो है जेनेटल ट्रैक्ट में गैमीट के मूवमेंट में भी ये रोल प्ले करती है, ठीक है, क्लियर। तो हम देख रहे हैं ये हमें दिखाई पड़ रहा है एलिमेंट्री कैनाल, तो इसके अंदर जो मसल्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेरिस्टाल्सिस में। आपको पता है जनरली कई बार ऐसा होता है कि किसी को लूज मोशन आते हैं, ठीक है, दस्त लग गए या लूज मोशन हो गए, तो कई बार कई लोग क्या करते हैं, कई लोग जो है वो मुझे जहां तक ध्यान है कि देयर इज ए मेडिसिन लोमोफेन या ऐसा कुछ नाम से मेडिसिन मार्केट में मिलता था पहले, अब तो बैन हो गया, शायद मेडिसिन नहीं मिलता है इतना आसानी से, तो लोग एट्रोपिन वाला मेडिसिन यूज कर सकते हैं। देयर मे बी सम मेडिसिन इन अवेलेबल इन द मार्केट, कई मेडिसिन मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जो लूज मोशन को तुरंत रोक देती है। आपने एक गोली खाया, लूज मोशन रुक गया, यू आर वेरी हैप्पी कि रुक गया, अच्छा हुआ है, तो
बीमार लग रहा था बड़ा, ठीक है। प्रॉब्लम ये होता है कि दीज मेडिसिन, जो मेडिसिन इमीडिएटली लूज मोशन को कंट्रोल करती है ना, वो मेडिसिन जनरली क्या करती हैं, वो मेडिसिन इंटेस्टाइन के अंदर होने वाले पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्टॉप करती है, ओके, यानी उसको ब्लॉक कर देती है मूवमेंट को, जिसके चलते जो है वो कई बार क्या होता है कि कई बार इसके गंभीर परिणाम हो जाते हैं। होता ये कि यदि किसी व्यक्ति को लूज मोशन लग रहा है तो उसके पीछे कारण ये है कि उसने कुछ ऐसा खा लिया है, कुछ बॉडी में ऐसा गलत केमिकल आ गया है जिसके कारण उस केमिकल को बाहर निकालने के लिए बॉडी उसको फ्लश कर रही है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर्स, आज के नए जमाने के डॉक्टर कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, यदि लूज मोशंस लग रहे हैं तो हम आपको प्री प्रोबायोटिक देंगे, आपको हम आपके जो बैक्टीरियल फ्लोरा, देखो एक पहला कारण तो ये हो सकता है कि बैक्टीरियल फ्लोरा जो है डिस्टर्ब हो गया बॉडी का, तो उसके लिए उन्होंने जो है फूड पॉइजनिंग हो गया तो एंटीबायोटिक दिया, उन्होंने कुछ प्रोबायोटिक दिए, जैसे कि कोई यदि इन्फेक्शन अंदर आ गया उसको ट्रीट किया, उन्होंने प्रोबायोटिक दिया ताकि गुड बैक्टीरिया वहां पे सेटल डाउन हो गए। लेकिन वो कभी भी एकदम से लूज मोशन को स्टॉप करने की दवा नहीं देंगे। वो बोलेंगे आप ORS ले लीजिए, आप इलेक्ट्रॉल ले लीजिए, आपको यदि जरूरत पड़ेगी तो आपको वो जो IV फ्लूइड लगा देंगे वो, ठीक है। वो आपको ऐसे मेडिसिन देंगे जो आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट को अफेक्ट ना करे, जिससे कि आपको एडवर्स इफेक्ट के बाद में ना हो, ठीक है। इसीलिए जो कभी भी इस तरह की जो हम मेडिकल स्टोर से पूछ के डायरेक्ट मेडिसिन ले लेते हैं ना, कई बार हम वो मेडिसिन लेना सेफ नहीं है, ठीक नहीं है, आपको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इतना जानते हैं कि स्मूथ मसल्स जो है हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर के, जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल करती है, कार्डियक मसल जो होती है बेटा देखने में, कार्डियक मसल देखने में रेखित मांसपेशियों के समान या स्केलेटल मसल के समान दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इनमें हमको स्ट्रिएशंस दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल की होती है, और वॉलेंट्री कंट्रोल केवल किसका होता है, स्केलेटल मसल्स का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स मतलब मसल्स ऑफ द हार्ट, मेनी कार्डियक मसल सेल असेंबल इन ए ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म ए कार्डियक मसल, के याद रखिए कई सारी कार्डियक मसल जो है आपस में जुड़ी होती हैं, एक ब्रांचिंग पैटर्न आती है, और इनके जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे आपको इंटरकैलेटेड डिस्क देखने मिलती है, आपको बाकायदा आपको जो है वो, और इंटरकैलेटेड डिस्क का मिलना जो है वो कार्डियक मसल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कार्डियक मसल में कई सारी ब्रांचिंग और कई सारे कनेक्शन हमको देखने मिलते हैं इनके, और ये इसलिए होते हैं ताकि जब कभी इंपल्स आए ना कि हार्ट को धड़कना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो सके उसका, इसलिए ये कनेक्शन जरूरी होते हैं। और कार्डियक मसल्स में आपको बड़े पैमाने पर गैप जंक्शंस भी देखने मिलते हैं। अब ये गैप जंक्शन क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साइटोलॉजी के अंदर के, तो गैप जंक्शन आपको देखने मिलते हैं जो सॉल्ट के मूवमेंट में, जो आयनिक एक्सचेंज में रैपिडली आयनिक एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। देखने की यदि बात करेंगे आप तो देखने में कार्डियक मसल आपको रेखित मांसपेशियों के समान दिखाई पड़ती है, इनमें आपको स्ट्रिएशंस जो है वो दिखाई पड़ते हैं। लेकिन प्रकृति की बात करेंगे तो ये इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं और इनको आप अपने मन से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक कार्डियक मसल में देख रहे हैं, तो हमने कहा कि एक ब्रांचिंग है, इसमें पट्टियां दिखाई पड़ रही है आपको ये के, और आप देख रहे हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं, इनमें आपको विशेष रूप से इंटरकैलेटेड डिस्क देखने मिलती है, जो कि कनेक्शंस होते हैं एक तरीके से डिफरेंट मसल फाइबर के बीच में, ठीक है। देखिए आप, है ना, आप देख रहे हैं इंटरकैलेटेड डिस्क दिखाई पड़ रहे हैं आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ पर देखिए, और ये वास्तव में सेल्स के कनेक्शन पर आपको डेस्मोसोम दिखाई पड़ रहे हैं जो सेल को कनेक्ट करते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क में आपको डेस्मोसोम दिखाई पड़ रहे हैं जो दो डिफरेंट मसल सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो कार्डियक मसल सेल्स के आपस में जुड़ने पर जो है वो एक बड़ी कार्डियक मसल बनती है, और इसमें आपको गैप जंक्शन दिखाई पड़ रहे हैं, है ना बेटा। ये सब पड़ा हुआ है साइटोलॉजी के अंदर हम लोगों ने, और किसके अंदर, एनिमल टिश्यू के अंदर, ठीक है। कहां पे बेटा, जब एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे तब हमने जो है इन जंक्शंस के बारे में बात की थी। अब एक फंडा तो क्लियर हो गया कि मसल जो है वो स्केलेटल मसल क्या होती है, कार्डियक मसल क्या होती है, और स्मूथ मसल क्या होती है, ठीक है। अब हम स्केलेटल मसल को, अब देखो हमको जो मसल डिटेल में समझना है, ठीक है, वो है स्केलेटल मसल्स, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के, तो हमको मूवमेंट को समझना है, लोकोमोशन को समझना है, तो हमको स्केलेटल मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको समझना होगा में, ठीक है। मतलब हमको मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को बड़े ध्यान से समझते हुए पढ़ना होगा, लेकिन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ने के पहले स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर की जानकारी बड़ी जरूरी है। क्या होता है के, मतलब कैसे स्केलेटल मसल बनता है, किस तरह का मसल फाइबर होता है, एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, सार्कोमियर क्या होता है, ठीक, तो ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, ये सब चीजें हमें समझना होंगे के, और एकदम बेटा अटेंटिव रहना है हमको के, एकदम समझते हुए चले, ताकि कि हमको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे दिमाग में के। चलिए आपके सामने मैंने जो है वो एक
स्केलेटल मसल को मैंने मैग्नीफाई किया है, ठीक है। मैंने एक स्केलेटल मसल को लिया, मैग्नीफाई किया है, और एक एक करके जिन जिन स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं उन स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते जाइएगा आप इमेज में, ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट के सबसे पहले तो बताइए, देखते हैं इसमें कि जो हमारे पूरी की पूरी जो स्केलेटल मसल होती है, जो पूरी की पूरी स्केलेटल मसल होती है ना, उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर कवरिंग होती है, एंड देयर इज अ कवरिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जो कि पूरे के पूरे मसल का स्केलेटल मसल को जो है वो घेरती, कवर करती है। उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं फेशिया, उसे बोलते हैं फेशिया, ठीक है। तो फेशिया क्या है? फेशिया पूरे के पूरे स्केलेटल मसल के ऊपर का एक आवरण है, कवर है, जो कनेक्टिव टिश्यू टाइप का से बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फेशिया कहते हैं, ठीक है। और फेशिया का लास्ट आखिरी हिस्सा जो है वो एक शीट में कन्वर्ट होता है और वो टेंडन का फॉर्मेशन करता है। टेंडन स्केलेटल मसल को जो है वो बोन से जोड़ता है। ये है टेंडन, ये है बोन, ठीक है। बिल्कुल बेटा, घबराना नहीं, हमको इस डायग्राम को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा सबसे पहले कि एक बोन है, बोन के पास से जुड़ा हुआ एक टेंडन है, टेंडन से एक स्केलेटल मसल जुड़ी हुई है, जिसके ऊपर एक कवरिंग है, इसको बोला हमने, वेरी गुड, क्या बात है, क्या फेशिया, सुन लिया, फेशिया सुन लिया है ना। चलो ठीक है। अब फेशिया के अंदर क्या है? आपको स्केलेटल मसल दिखाई पड़ती। स्केलेटल मसल की सबसे बाहरी कवरिंग, स्केलेटल मसल के आपको दिखाई पड़ा कि एक पूरा का पूरा बंडल दिखाई पड़ा, बड़ा सा बंडल दिखाई पड़ा स्केलेटल मसल का। उसकी सबसे बाहर वाली कवरिंग को आपने बोला इपीमाइसियम। आपने क्या बोला? इपी। इपी मतलब ऊपर, इपी मतलब ऊपर, ठीक है, आउटसाइड, ठीक है। एंडो मतलब अंदर, पेरी मतलब बीच में, ठीक है। तो हमने क्या बोला? हमने कहा सबसे बाहर ने हमको सबसे बाहर पूरे की पूरे स्केलेटल मसल फाइबर में एक हमको कवरिंग दिखाई पड़ी, इसको हमने इपीमाइसियम कहा हमने, ठीक है बेटा। क्या बोला इसको हमने? इपीमाइसियम बोला हमने। फिर क्या देखा आपने? आपने देखा कि इपीमाइसियम के अंदर कई सारे मसल बंडल उसके अंदर प्रेजेंट है, कई सारे, एक बड़ा बंडल उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे बंडल प्रेजेंट है, ठीक है। आपने देखा, आपने कहा कि एक बंडल ये प्रेजेंट है, एक आपको ये दिखाई पड़ा, ठीक है, एक आपको जो है वो ये दिखाई पड़ा आपको, है ना बेटा, ठीक है। आपने क्या कहा? आपने कहा हर एक जो बंडल है, हर एक जो बंडल है उस बंडल में भी एक कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है। हर एक, देखो एक तो क्या हो गया बेटा, जो इपीमाइसियम वो क्या हो गया? मैंने कहा ये जो है पूरा, ये पूरा का पूरा जो है वो इपीमाइसियम को ये शो कर रहा है। और इस पूरे के पूरे गुच्छे को क्या बोला हमने से? हमने कहा कि ये पूरा का पूरा हमको एक स्केलेटल मसल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और इस मसल के अंदर आपको कई सारे छोटे छोटे बंडल दिखाई पड़ रहे हैं। इन बंडल को आपने बोला फेसिकुलाई बोला, इनको हमने फेसिकल बोला। आपने ये फेसिकल आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज ए फेसिकल, जो रेड से मैंने मार्क किया ये एक फेसिकल है, ठीक है। मैंने कहा ये पूरा का पूरा जो है वो एक फेसिकल हो गया है, ठीक है। इस फेसिकल के अंदर मतलब छोटे बंडल के अंदर क्या दिखाई पड़ा आपको? इसकी अपनी एक कवरिंग है, ठीक है। आपने क्या कहा? आपने कहा कि आपको इसकी अपनी कवरिंग दिखाई पड़ रही है, चारों जो उसको पूरे चारों तरफ से कवर किए हुए, ठीक है। तो एक कवरिंग, ये देखो, मैंने कहा ये कवरिंग जो है इसको कवर करती चल रही है, ठीक है। ये क्या है? ये है पेरीमाइसियम। ये क्या है? ये है पेरीमाइसियम है, जो उसको कवर करते हुए चल रही है आगे, ठीक है ना। ये पेरीमाइसियम है, ठीक है बेटा, देख रहे हो, ये पेरीमाइसियम है। फिर क्या देखा आपने? आपने देखा कि फेसिकल के अंदर भी क्या दिखाई पड़ा आपको? फेसिकल के अंदर भी आपको दिखाई पड़ा कि कहीं ने, देखो देख रहे हो, पेरीमाइसियम दिखाई पड़ा फुट के, ये है पेरीमाइसियम, है ना। ये पूरा ये कवर दिखाई पड़ रहा है, ठीक। ये पेरीमाइसियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेरीमाइसियम, ठीक। अब पेरीमाइसियम के अंदर आपको दिखाई पड़े कई सारे आपको जो है वो मसल फाइबर सेल दिखाई पड़े, के अब आपको पूरा का पूरा इसके अंदर आपने एक यानी आपको कई सारे इसमें मसल फाइबर सेल आपको इसमें दिखाई पड़े यहाँ पे आप फुट के। और आपने क्या देखा? आपने देखा कि हर एक मसल फाइबर सेल जो है, हर एक मसल फाइबर सेल है उसकी अपनी कवरिंग, एक जो है उसके अंदर उसकी अपनी कवरिंग को आपने एंडोमाइसियम कहा आपने, के हर एक मसल फाइबर सेल के अंदर जो कवरिंग है उसको आपने क्या बोला? उसको आपने एंडोमाइसियम। यदि हम एंडोमाइसियम को देखें तो कहां दिखाई पड़ेगा एंडोमाइसियम को? दिस इज द एंडोमाइसियम, ये एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम है ना बेटा, ये एंडोमाइसियम है ना, ये एंडोमाइसियम है, ठीक है। जो एक मसल फाइबर सेल को, और हर एक मसल फाइबर सेल जो है वो एक मसल सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब आपने क्या किया? आपने उस मसल फाइबर सेल को बाहर निकाला। आपने क्या देखा? उस मसल फाइबर सेल को बाहर निकाला, आपने देखा कि उसके चारों तरफ जो कवरिंग है वो कवरिंग है एंडोमाइसियम, और उस कवरिंग के अंदर जो है मसल फाइबर सेल की सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उस सेल मेम्ब्रेन को आपने बोला सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर सेल। आपने क्या देखा कि हर एक मसल फाइबर सेल की अपनी एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को आपने बोला सार्कोलेमा कहा आपने, ठीक है।
फिर आपने क्या देखा, आपने देखा मसल फाइबर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको आपने सार्कोप्लाज्म बोला। मसल फाइबर सेल के अंदर आपको जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाकायदा जाल के रूप में दिखाई पड़ा। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो मसल फाइबर सेल के अंदर दिखाई पड़ रहा है, आपने उसको क्या बोला, आपने उसको बोल दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये मसल फाइबर सेल के अंदर प्रेजेंट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसका मेन काम होता है कैल्शियम आयन को इकट्ठा करके रखना, कैल्शियम आयन को स्टोर करना। ठीक है, फिर आपको कुछ न्यूक्लियस दिखाई पड़े इसमें आपको जो है उसके अंदर। ठीक है, तो न्यूक्लियस भी मान लिया हमने हेवा होगा है इसमें। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो मसल फाइबर सेल है इसके अंदर प्रोटीन की लंबी लंबी पट्टियां प्रेजेंट है, प्रोटीन के लंबे लंबे बैंड प्रेजेंट, लंबे लंबे आपको जो स्ट्रिप दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपने देखा कि इसमें आपको कई सारे प्रोटीन की लंबी लंबी श्रृंखलाएं दिखाई पड़ रही हैं, जिनको आपने क्या बोला, मायोफिब्रिल का। हर एक मायो यानी मसल फाइबर सेल के अंदर जो प्रेजेंट है वो मायोफिब्रिल है, और हर एक मायोफिब्रिल जो है वो थिन और थिक फिलामेंट से बना होता है। थिक फिलामेंट मायोसिन है और थिन फिलामेंट एक्टिन है। तो एक्टिन और मायोसिन आपको दिखाई पड़े। आप देखिए कितना मतलब किस लेवल का एनाटॉमी है इसके अंदर के, कितना फाइन एनाटॉमी इसके अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो, अब ध्यान से बात सुनते हैं कि उल्टा चले क्या हम, कि एक काम करते हैं, उल्टा चले का मतलब है कि यहां से शुरू करते हैं और मसल तक पहुंचते हैं। मैंने कहा कई सारे मायोफिब्रिल प्रेजेंट होते हैं, जो हर एक मायोफिब्रिल एक्टिन और मायोसिन से बना होता है। क्लियर, यानी हर एक जो मायोफिब्रिल मतलब मायो मतलब मसल, फिब्रिल मतलब तंतु के समान दिखाई पड़ने वाला हटके, स्ट्रैंड के समान दिखाई पड़ने वाला हटके। तो मायोफिब्रिल ऐसे स्ट्रैंड होते हैं जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं, और ये मायोफिब्रिल जो है वो ऐसे कई सारे मायोफिब्रिल हमको जो है वो एक मसल फाइबर सेल के अंदर देखने मिलते हैं। एक मसल फाइबर सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एक मसल फाइबर सेल का जो अपना खुद का सेल मेम्ब्रेन होता है उसे हम सार्कोलेमा कहते हैं। एक मसल फाइबर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। कोई डाउट नहीं इसमें, क्लियर। ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा आपसे कि जो मायोफिब्रिल हैं ये स्ट्रैंड होते हैं और ये एक्टिन मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। ऐसे कई सारे मायोफिब्रिल जो है वो एक मसल फाइबर सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। मसल फाइबर सेल में जो है वो आपको एक्सटेंसिव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने मिलेगा, जो इन मायोफिब्रिल को चारों ओर से घेर रहा होगा, और वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। वहां पे साइटोप्लाज्म भी होगा जो सार्कोप्लाज्म कहलाएगा, और एक मेम्ब्रेन होगी जो मसल फाइबर सेल को कवर करेगी, उसे सार्कोलेमा बोलेंगे। ठीक है, ऐसी कई सारी मसल फाइबर सेल जो है वो आपस में जुड़ती हैं और क्या करती हैं, वो एक फेसिकुलाई बनाती हैं। के तो मैंने कहा कि हर एक मसल फाइबर सेल जो होती है उसमें सार्कोलेमा के बाहर जो कवरिंग है, हर एक मसल फाइबर सेल में सार्कोलेमा के बाहर जो कवरिंग है वो है एंडोमाइसियम। वो क्या है बेटा, एंडोमाइसियम। के तो एंडोमाइसियम एक मसल फाइबर सेल को कवर कर रहे वाली कवरिंग के, और ऐसे कई सारी मसल फाइबर सेल के मिलने पर एक फेसिकुलाई बनता है, और फेसिकुलाई की अपनी खुद की जो कवरिंग है वो है पेरीमाइसियम। एक फेसिकुलाई के अंदर एक फेसिकुलाई का हिंदी मतलब होता है बंडल। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, गांठ। एक बड़ा सा बंडल होता है के गुच्छा बोलेंगे हिंदी, हाँ सही वर्ड हिंदी में इसका है गुच्छा। के तो एक फेसिकुलाई में कई सारी मसल फाइबर सेल देखने मिल रही है। हर एक मसल फाइबर सेल के पास एक एंडोमाइसियम है, उसके अंदर सार्कोलेमा है, देन सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, के मायोफिब्रिल। ठीक है ना, ऐसे कई सारे मसल फाइबर, इमेजिन करते हैं कि ऐसे कई सारे मसल फाइबर सेल मिले एक गुच्छे के रूप में। ठीक है, उस गुच्छे की अपनी एक कवरिंग है, उस कवरिंग को क्या बोला हमने, उस कवरिंग को हमने बोल दिया पेरीमाइसियम। ठीक है, क्लियर। और हमने पूरे गुच्छे को बोला फेसिकुलाई। और ऐसे कई सारे फेसिकुलाई जो होते हैं, ऐसे कई सारे फेसिकुलाई एक बड़ी मसल के अंदर पाए जाते हैं, और बड़ी मसल की चारों ओर की कवरिंग हो कहलाती है इपीमाइसियम कहलाती है, और इपीमाइसियम के बाहर क्या होता है, फेसिया पाया जाता है। देखिए ना, ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को आप बड़े ध्यान से देखेंगे और बार बार 2-3 बार आपके यानी मसल से मायोफिब्रिल तक और मायोफिब्रिल से मसल तक 3 बार ये सफर पूरा कीजिए। आपके कितनी बार, 3 बार इस सफर को आप पूरा देखेंगे, पूरा मेमोराइज करेंगे, एक बार देखेंगे, आप पढ़ लेंगे इसको ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, तो आपको ये पूरा मसल का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। के और बेटा भूलना नहीं है इसको, है ना। ठीक है ना, कौन है आप कमांडो हैं, आप मेरे बच्चे हैं जो भूलेंगे नहीं, है ना। क्लियर। चलिए, तो देखो है ना, मैं आपको बेटा केवल आज मेरा पर्पस ये है कि मसल का स्ट्रक्चर कम से कम सुपरफिशियली याद होंगे, अंदर जाके हम बात करेंगे इस बेट के। तो मैंने क्या कहा आपसे,
इपीमाइसियम क्या होता है, ठीक है, मस्कुलर फेशिया क्या होता है, फिर मसल फेसिकल्स क्या होते हैं, फेसिकल्स की अपनी कवरिंग क्या होती है, एंडोमाइसियम क्या होता है, मसल फाइबर सेल क्या होती है, सार्कोलेमा क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें देखिए दिमाग में हमको एकदम साफ साफ रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम एनसीईआरटी पर, ठीक है ना, क्लियर। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ मसल बंडल और फेसिकल्स। देखो याद आया एकदम दिमाग के कि एक बड़ा सा मसल था, कई सारे फेसिकल उसके अंदर प्रेजेंट थे। क्या बोला उसने, हर एक स्केलेटल मसल जो है वो कई सारे बंडल से बना होता है जिन्हें हम फेसिकल कहते हैं, ठीक है, और हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलिजिनस कनेक्टिव टिश्यू के, जो एक कोलेजन प्रोटीन से बने कॉमन कनेक्टिव टिश्यू से घिरा होता है, जिसको बोलते हैं फेशिया कहते हैं। तो फेशिया क्या होता है ये आप अच्छे से समझ चुके हैं बेटा, है ना, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी कमांडो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। एकदम बेटा अटेंटिव रह के पढ़ना के। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि अपना मन देखो, मैं आपसे क्या मांगता हूं कि मैं आपसे बोलता हूं कि कुछ महीने मेरे को दे दीजिए, आप कुछ महीने मेरे को दे दीजिए, और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर का सबसे बेस्ट जो है ना वो निकल के बाहर आए। मुझे इस बात से कई लोग कहते हैं कि बच्चे बाई बर्थ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ जीनियस होते हैं, कि मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता इस बात में। मैं यकीन करता हूं कि बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटी पर डिपेंड करती है। जिसने प्रायोरिटी सेट कर लिया कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है वो आगे निकल जाएगा, जिसने नहीं किया है वो कुछ और करेगा। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक जो होता ना, एक उनका तरीका क्या होता है आपको, तो तुम्हें क्या करते हैं बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो एक स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट लेंगे। देखा उन्होंने कि एक बच्चा बहुत अच्छा किया टेस्ट के अंदर अटके, उसको बुलाया पास, उन्होंने कहा तुमको हम 90% या 80% स्कॉलरशिप देंगे क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो के, और उसको उन्होंने बोला कि भाई ये सबसे अच्छे वाले बैच में इस बच्चे को डालते हैं, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये पढ़ने में अच्छा है, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं, पढ़ने में अच्छा है क्योंकि रिजल्ट देगा तो अखबार में छापेंगे तो लोग आएंगे, ज्यादा पैसा खूब सारा मिलेगा। दैट इज ए बिजनेस मॉडल, नथिंग रॉन्ग इन दैट, के वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, दे आर टेक्निकली करेक्ट कि उन्होंने सबसे बुद्धिमान बच्चे को चुना, सबसे बुद्धिमान बच्चे को चुन के उन्होंने उसको डिस्काउंट दिया, उसको पढ़ा के उसको जो उन्होंने एक अलग बैच में पढ़ाया, ज्यादा फोकस किया उसको ताकि उसका और अच्छा रैंक आए और वो मेडिकल में फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं ना कहीं वो रैंक पे पहुंच जाए, और उसके बाद क्रेडिट गोज टू हमने पढ़ाया। लेकिन who needs more attention, who needs more effort, जो थोड़ा पीछे रह गया था, जिसको लगता है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है लेकिन अभी तक मेरे को सही दिशा नहीं मिली है। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, जो मेरे पास एक पेशेंट आया जो बहुत बढ़िया, एकदम वेल टू एकदम हेल्दी है, डॉक्टर साहब क्या हालचाल, ठीक है, मैंने कहा बढ़िया बेटा बढ़िया है, बताइए क्यों तकलीफ कुछ नहीं, बस ऐसा कि मतलब हेल्दी रहने के लिए कोई टॉनिक वॉनिक चाहिए मेरे को। मैंने कहा कोई जरूरत टॉनिक है, तुम जाओ, है ना, अभी बहुत पेशेंट देख। एक मेरे पास सीरियस पेशेंट आया तो आई हैव टू गेट, मतलब मैं एक पेशेंट को देखा, उसकी कहानी सुन रहा था पेशेंट की कि ऐसा हुआ, मेरी बुआ को भी ये हो गया था, तो सडनली हॉस्पिटल में काम पे बैठा हूं, एक सीरियस पेशेंट आया, झट से मैं उठूंगा, तुम बैठो भाई, मैं उसको देखा जाके उसको अटेंड करूंगा, ठीक है, उसको मैं स्टेबलाइज करूंगा, दैट आईसीयू में एडमिट करूंगा। वो सीरियस पेशेंट मेरी प्रायोरिटी है, बचने का चांस कम था उसका, उस बचने के चांस को ज्यादा करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। क्लियर? डॉक्टर से काम करता है, प्रोफेशनल कोचिंग कैसे काम करते हैं, सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे होशियार है, अच्छा परफॉर्मर है, टेस्ट में भी अच्छा किया है, मोर अटेंशन, ठीक है, जो थोड़ा पीछे था, थोड़ा अच्छा नहीं कर पा रहा था, लेकिन सपने उसके भी हैं, उम्मीदें उसके पास भी है, साहस उसके पास भी है, पर आप उसको उस बैच में नहीं पढ़ाते हैं, आप उसको उतना अटेंशन नहीं देते हैं क्योंकि आपको लगता है ये पता नहीं कर बचेगा कि नहीं बचेगा, कुछ मतलब कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। दैट इज रॉन्ग बेट। हु नीड्स ए गुड टीचर? जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि बायोमेंटर्स जो है वो बहुत सारे एवरेज, मीडियोकर, मैं तो मानता ही नहीं हूं, लेकिन लोग मुझसे कहते हैं, कुछ एक दो, मैंने कहा ना आपसे, एक आध किसी बड़े क्लास वाले ने भी मेरे को कमेंट किया इस बात को लेके, ठीक है, फोन पे बोला उसने कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको क्वालिटी क्राउड मिलेगा। अरे मैंने कहा भाई क्वालिटी क्राउड के लिए बहुत क्वालिटी टीचर प्रेजेंटेड के, और मेरा बच्चा जो है उसको कम क्वालिटी का समझ के तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो के।
याद रखना आप, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता है ना, वो दुनिया जीत लेता है। जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता ना, वो दुनिया जीत लेता है, याद रखना आपके। इसलिए जिसके पास पहले का ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत कुछ है, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं इतना जानता हूं कि मेरा कमांडो जो है ना, वो अपनी पूरे जान लगा देगा वो उठ के, और वो मेरे लिए उसका सिलेक्शन ही रैंक 1 है। मेरे लिए मेरे कमांडो का सिलेक्शन ही रैंक 1 हट के। तुमको मुबारक हो तो आई रैंक 1 के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा बच्चा भी रैंक 1 लेके आएगा, ठीक है। मैं अपने मन की बात कर रहा हूं आपसे, लेक्चर लंबा हो गया था, मैंने कहा चलो 2 मिनट बात करते हैं आपसे हम के, क्योंकि मुझे इतना पता है कि बेटा जो हमारा अपना जुनून है अपना के, हमारे अंदर की जो ऊर्जा है ना, उसको इकट्ठी कर लो एक बार के। यार चमकेंगे तो हम भी, थोड़ा वक्त लग सकता है, चमकेंगे तो हम भी एक दिन हम भी आसमान पर होंगे, ठीक है। तब हम पूछेंगे तुमसे, और आप याद रखना, बाकी लोग शायद सफल होंगे, हम मिसाल बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी एक बात, मैं ये छोटा सा मोटिवेशन सेशन में डाला, ठीक है, इसलिए डाला ताकि आपका पूरा ध्यान इस सेशन पर जाए। और अब हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या देखा था मसल के अंदर, क्योंकि अभी हम 5 मिनट के अंदर थोड़ा थोड़ा भूले, ठीक है। तो उस भूले हुए को याद करते हैं हम दोबारा से कि क्या भूले यार हम, ठीक है। सबसे पहले एक स्केलेटल मसल थी, उसके पास एक कवरिंग थी, फेशिया कहा हमने, और फेशिया के अंदर हमने देखा कि हमको बाहर एपीमाइसियम दिखाई पड़ा, फिर अंदर हमको कई सारे फेसिकुलाई दिखाई पड़े। फेसिकुलाई की अपनी कवरिंग को हमने पेरीमाइसियम कहा। फेसिकुलाई के अंदर हमें कई सारी मसल फाइबर सेल दिखाई पड़ी, जिनको हम अंदर हमने क्या देखा, एंडोमाइसियम देखा हमने, उसके अंदर सार्कोलेमा देखा हमने, और अंदर हमने जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, और मायोफिब्रिल देखा हमने, थिक एंड थिन फिलामेंट, है ना, याद आया। तो देखिए, तो इसका मतलब ये मैंने आपसे कहा कि हर एक स्केलेटल मसल में जो है वो कई सारे फेसिकुलाई बंडल पाए जाते हैं, जो एक कॉमन कोलिजनस कनेक्टिव टिश्यू जुड़ते हैं, फेशिया कहते हैं। और हर एक मसल बंडल जो है उसमें कई सारे मसल फाइबर होते हैं, और ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, जो सार्कोप्लाज्म को घेरती है। सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल, क्लियर, ठीक है। अब देखिए आप एनसीईआरटी का डायग्राम के, और ये एग्जाम में आता है बेटा के, फिगर 20.1 फेसिकुलाई देख रहे हैं आप, मसल बंडल्स, उसके अंदर कई सारे मसल फाइबर मसल सेल प्रेजेंट है। मसल सेल के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको सार्कोलेमा दिखाई पड़ रहा है बेटा, ठीक है ना। बकायदा फेसिकुलाई में एक सप्लाई गया हुआ अंदर तक, उसमें जो आपका कैपिलरी का सप्लाई अंदर तक प्रेजेंट है, मस्त जो है, ठीक है। फिर आप क्या देख रहे हैं, आपको पूरा बाहर, और इसमें हालांकि लेवलिंग अधूरी है इसके अंदर, तो आप देखेंगे कि बाहर आपको जो है, जो आप यहाँ पर मसल बंडल को देख रहे हैं, बाहर जो कवरिंग, जो ये जो कवरिंग होना चाहिए ना बेटा, ये कवरिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। ये कई सारे फेसिकुलाई प्रेजेंट के, तो ये एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम, ये सब दिमाग में आपके रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो इस कनेक्टिव टिश्यू की जो रैपिंग कवरिंग होती है, वो क्या होती है बेटा, मैंने कहा ना, बाहर फेशिया होता है, एपीमाइसियम से बाहर फेशिया होता है, और फेशिया के अंदर जो है वो लेयर जो पूरे के पूरे स्केलेटल मसल को कवर करती है, हम एपीमाइसियम कहते हैं। तो इमेज को ध्यान से देखिए आप, देख रहे हैं आप, ठीक है, आपको एपीमाइसियम दिखाई पड़ रही है, और इस स्केलेटल मसल के अंदर कई सारे आपको फेसिकुलाई दिखाई पड़ रहे हैं, और फेसिकुलाई रैप्ड बाय दी पेरीमाइसियम। हर एक फेसिकुलाई का अपना कवर होता है, उसे हम पेरीमाइसियम कहते हैं, और दो फाइबर के बीच में जो लेयर प्रेजेंट है वो एंडोमाइसियम है, जो हर एक मसल फाइबर को अलग अलग रखी हुई है। और याद रखना बेटा अच्छे से, क्योंकि कारण ये है कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ठीक। तो हमने देखा मसल के अंदर हमने कहा मसल का पूरा बंडल देखा हमने, उसके अंदर फाइबर्स देख रहे हैं यहाँ पे हम, मायोफिब्रिल दिखाई पड़ रहे हैं। मायोफिब्रिल क्या है, एक्टिन और मायोसिन के रूप में हमको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हमके, मसल फाइबर एक सेल है बेटा के, इज ए सिंसिजियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। अब देखो सिंसिजियम का मतलब क्या होता है बेटा, कि मैनी यानी हैविंग दी मैनी न्यूक्लियाइड के। तो मसल फाइबर इज सिंसिजियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सार्कोप्लाज्म के अंदर कई सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल फाइबर के अंदर, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है। इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है, कैल्शियम आयन को जो है स्टोर करता है, ठीक है, क्लियर। अब इंटरेस्टिंग बात है कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ
पैरेलली अरेंज फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म के सार्कोप्लाज्म के अंदर कई सारे तंतु या फिलामेंट आपको पैरेलली अरेंज दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम मायोफिलामेंट कहते हैं या मायोफिब्रिल कहते हैं, जिन्हें हम मायोफिलामेंट कहते हैं या मायोफिब्रिल कहते हैं। ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट के हर एक मायोफिब्रिल पर आपको एक डार्क और एक लाइट बैंड आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अब ये डार्क और लाइट बैंड आता कहां से है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, क्लियर? देखिए आप है ना, हम देख रहे हैं ये हमें दिखाई पड़ रहा है मसल फाइबर देख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाहर आप क्या देख रहे हैं, आप देख आपको दिखाई बकायदा न्यूक्लियस भी दिखाई पड़ रहा है, कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्म में। आप देख रहे हैं कि इसकी जो कवरिंग है उसे सार्कोलेमा कहा हमने इसमें, और आपको उसके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं कई सारे मायोफिब्रिल दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फिर आप मायोफिब्रिल को देख रहे हैं तो मायोफिब्रिल में आपको जो है डार्क और लाइट बैंड आपको देखने मिल रहा है। आपको एक्टिन मायोसिन से बने डार्क और लाइट बैंड आपको यहां पर देखने मिल रहे हैं। ठीक, क्लियर? तो एक काम करते हैं, कि आज का लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका था, हम एक काम करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम एक बात करेंगे कि हम पूरे के पूरे, आप याद रखिएगा इसको, कि नेक्स्ट क्लास में हम पूरे के पूरे मसल के स्ट्रक्चर डायग्राम को एक बार हम क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम मायोफिब्रिल को अच्छे से समझेंगे कि एक्टिन कैसा होता है, मायोसिन कैसा होता है, किस तरह के ये प्रोटीन होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे जो है वो सार्कोमियर बनता है, कि क्या मतलब होता है एच जोन का, जेड डिस्क का, क्या मतलब होता है जो है वो सार्कोमियर का। ठीक है, तो इसको हम अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसको समझना बड़ा जरूरी है और सब्र से समझेंगे ताकि हमको मसल कॉन्ट्रैक्शन आसान लगे। मैं कह रहा हूं आपको मजा आएगा कि इतना इंटरेस्टिंग फिनोमेना बॉडी के अंदर कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है ना, चलिए, तो आज जो बताया है ना सब याद रखना है, भूलना नहीं बेटा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। चलिए बेटा, क्लास देखा आपने, समझा आपने कि मसल्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, कि किस तरह की लेयर्स उसमें होती है, कि तो हमने एक एक टर्मिनोलॉजी देखो बेटा, यानी मस्कुलर टिश्यू में जो टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म के मसल फाइबर का मतलब क्या है, तो ये टर्मिनोलॉजी को बड़े ध्यान से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको होमवर्क के लिए बेटा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और उन प्रश्नों के मुझे उत्तर चाहिए। सारे बच्चे उसका जो है आंसर करेंगे बेटा, कमेंट में आंसर लिखिएगा आप। ठीक है ना, यानी एप्लीकेशन में और वेबसाइट पर हमारे पास कमेंट करने का बेटा ऑप्शन है अभी, तो वहां आप कमेंट करेंगे। ठीक है ना, उन कमेंट को मैं चेक करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फंक्शनली कार्डियक मसल्स आर सिमिलर टू, आपको क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपको बताना है कि फंक्शनली कार्डियक मसल्स जो है वो किसके समान होती हैं, कि अनस्ट्राइप्ड मसल्स, स्ट्राइप्ड मसल्स, स्ट्राइप्ड एंड अनस्ट्राइप्ड मसल्स, नन ऑफ दिस। के तो ध्यान से बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते में इस वर्ड को दिमाग में रखना है, फंक्शनली। ठीक है ना, मैंने हिंट दिया है आपको, ये क्लियर? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इपीमाइसियम ऑफ मसल्स आर मेड अप ऑफ, के मसल्स की इपीमाइसियम जो है वो किससे बना होता है। ऑप्शन ए है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, तो ऑप्शन बी है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन डी है एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आप इसका आसानी से बेटा आंसर कर सकते हैं यदि आपको टिश्यू को आपने ध्यान से पढ़ा के। देखो बेटा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था, वहां पे टिश्यू के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, लार्जेस्ट मसल इज, है ना, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी मसल को, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट साइज, लार्ज, ठीक है ना, लार्जेस्ट मसल को पूछा है, तो बताना है आपको ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ट्राइसेप्स या बाइसेप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पेपलरी मसल्स आर फाउंड इन, पेपलरी मसल्स हमें कहां देखने मिलती है, और पढ़ाया हुआ है, ये मत बोलना सर बताया नेट के, मैंने पढ़ाया हुआ है, पिटाई लगेगी नहीं तो पेपलरी मसल्स कहां पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बेटा, लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स आर, के सबसे लंबी स्मूथ मसल्स कौन सी कहां मिलती है हमें, कहां होती है। ठीक है, इंटेस्टाइन में होती है, स्टमक में होती है, यूटेरस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या यूरिनरी ब्लैडर में। तो लॉन्गेस्ट सबसे लंबी स्मूथ मसल्स आपको कहां देखने मिलेंगी, आपको आंसर देना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सबलिमिनल स्टिमुलस इज गिवन, अब ये बात टर्म देखो डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, तो अब ध्यान रखेंगे इसके, व्हेन सबलिमिनल स्टिमुलस इज गिवन, के जब जो है वो सबलिमिनल स्टिमुलस उद्दीपन, यानी जो जितना चाहिए उससे थोड़ा कम स्टिमुलस यदि हमको दिया जाता है, तो क्या ऑप्शन है, क्या सही आंसर है। ऑप्शन है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट विग्रेसली, मसल जो है वो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ऑप्शन बी है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, मांसपेशियां धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ऑप्शन सी है मसल्स नेवर कॉन्ट्रैक्ट, मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, संकुचित नहीं
होंगी, ऑप्शन डी है मसल्स बिकम फटीग, मांसपेशियों में थकान आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ मसल्स कैन बी आइडेंटिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। लोकेशन के आधार पे आप कितने प्रकार की मसल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 1, 2, 3 या 4? ठीक है, आपको आंसर करना है। सिंपल क्वेश्चन है पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में से क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्केलेटल मसल के कंकाली मांसपेशियों के लिए कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है स्ट्रेट अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप हैंस कॉल्ड द स्ट्रेट मसल्स क्या एंड स्ट्राइप्ड अपीयरेंस रेखित दिखाई पड़ती है माइक्रोस्कोप से, इसलिए इनको रेखित मांसपेशी कहते हैं। दे आर वॉलेंट्री मसल्स, ये ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं। प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर, मुख्यतः इनका संबंध जो है वो गमन से होता है और बॉडी पोस्चर शरीर की स्थिति को बदलने से होता है। ऑप्शन डी 4 दे रखा है इसमें। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ये अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। आपको चुनना है गलत स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर? करेक्ट और इनकरेक्ट को ध्यान से पढ़ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ मसल बंडल्स और फेसिकल्स। ध्यान से बेटा, कि आज ही पढ़ा है, याद रखना के ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ मसल बंडल्स और फेसिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलिजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। उसे क्या कहते हैं? देखो ध्यान से क्वेश्चन सुन के, यानी पूछ रहा आपसे स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी जब व्यवस्थित होती है तो बड़ी संख्या में मसल बंडल्स जो होते हैं उनको एक साथ पैक करके कॉमन कोलेजन वाला कनेक्टिव टिश्यू से घेरता है, उसका नाम क्या है ये आपको बतलाना है। ऑप्शन है ट्यूनिसिन, फेशिया, पेलिकल और कैप्सूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए स्टोर हाउस ऑफ विच आयन। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस आयन का संग्रह स्थल होता है? के ये भी डिस्कस किया हुआ है बेटा, तो आपको सही आंसर देना है इसका। ठीक है, समझ गए है ना? चलिए, तो आज के जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये सब होमवर्क है। ठीक है, यानी आज मैं आपसे आंसर डिस्कस नहीं करूंगा, आपको मैंने क्वेश्चन देके छोड़ दिया है, लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है। और बेटा इसके अलावा डीपीएस लगाना भी हमको नहीं भूलना है, वो भी लगाना है हमको। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम तब इनके हम आंसर भी देखेंगे और अगला होमवर्क आपको मैं दूंगा। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.